नमस्कार, ई इको क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में समझने जा रहे हैं एक क्वेश्चन आंसर के थ्रू। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी और उस क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपको उसके आंसर्स देने हैं। ये आपके 1 और 2 नंबर के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, पर आपको इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि अब हमें किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरी, अगर आपको थ्योरी जाननी है तो मैंने अपनी सीरीज चैनल इको क्लासेस में 11th 12th और आगे बीकॉम एमकॉम की इकोनॉमिक्स की थ्योरी डाल रखी है। आप चैनल पे विजिट करके वहाँ से अपनी अकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानने की। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। हमारी अर्थव्यवस्था 3 तरीके से होती है, सरकारी, निजी और मिश्रित। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या जानते हैं? ये सरकारी और निजी क्षेत्र के से अस्तित्व होती है, मतलब दोनों से मिश्रित होती है। उसे हम बोलते हैं, जब जब प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है, जो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती कहाँ पर होती है। 2 तरह के राष्ट्र होते हैं, एक होता है विकासशील और एक होता है विकसित। तो हमारे तो भारत की जो गिनती होती है वो होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में, हमारे जो आर्थिक विकास का दृष्टिकोण है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद की सबसे अधिक योगदान है। तो 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो कौन से क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे अधिक योगदान होता है। तीनों तीनों योगदान देते हैं, पर सबसे ज़्यादा अधिक योगदान किस में होता है? तृतीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि बंद अर्थव्यवस्था और ओपन अर्थव्यवस्था, मतलब खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। क्लोज इकोनॉमी हम किसे कहते हैं? क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे ना तो कोई आयात होता है और ना ही कोई निर्यात होता है, मतलब ना तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर। अगर इससे उलट बात करूँ, खुली अर्थव्यवस्था मतलब ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे हम ईजिली आयात और निर्यात कर सकते हैं, दूसरे देश से हमारा सामान आसानी से आ सकता है और हम आसानी से वहाँ सामान अपना बेच सकते हैं, मैन्युफैक्चर करके हम अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, अगर हम 5th क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है क्लोज इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ ना तो हम आयात कर सकते हैं और ना जहाँ हम ना निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 6th क्वेश्चन की, तो 6th क्वेश्चन बोलता है कि भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। ठीक है, तो कृषि में लगा हुआ है 54% भाग। अभी बढ़ रहा है और धीरे धीरे जो अदर सेक्टर्स हैं उसका भी हमारे भारत के बढ़ने में काफ़ी योगदान है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7th क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कौन सी है? संरचनात्मक बेरोजगारी को बोल जब सबसे ज़्यादा भारत में है। ठीक है, भारत में जो बेरोजगारी है उसका जो आकलन है वो कौन करता है, कौन उसके आंकड़े बताता है? वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NSSO। NSSO ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि हमारी बेरोजगारी का आकलन करती है और बताती है कि हर साल हमारी बेरोजगारी कितनी बढ़ी या कितनी घटी। ठीक है, अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में जो बेरोजगारी है वो कैसी पाई जाती है। आपने काफ़ी बेरोजगारी के बारे में पढ़ा, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी शूट कर रखी है जिसमें मैंने आपको कम से कम 7 से 8 बेरोजगारी के बारे में बताया और जो आप लोगों ने बहुत पसंद भी करी वो वीडियो। तो आप वहाँ पे जाके डिटेल में देख सकते हैं कि किस किस तरीके की बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है भारत में। बट मैं अभी कृषि के बारे में बात करूँ तो आदर्श बेरोजगारी पाई जाती है। आदर्श बेरोजगारी का मतलब, इसके कई नाम भी है, इसे प्रचनम भी बोलते हैं और भी बहुत नाम है, वो मैंने वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेन करके बताया रखा है। पर मैं अभी फ़िलहाल समझाना चाहूँ तो मैं ये बताऊँगी कि ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं जहाँ पर एक खेत में समझ लो 10 लोग काम कर रहे हैं, पर अगर उसी खेत में 10 लोगों की ज़रूरत है, 10 लोग काम कर रहे हैं, पर उस
की जगह वहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हैं, जो घर के सदस्य हैं या फिर ओल्ड लोग हैं जो अदर काम कर सकते हैं, पर उनके पास कुछ काम ना होने की वजह से वो उस खेत में लगे हुए हैं। 10 लोगों की जगह अगर 20 लोग काम कर रहे हैं तो बाकी जो जो बचे हुए 10 लोग हैं वो कौन से आदर्श बेरोजगार है, मतलब जरूरत ना होने पर भी अधिक से ज़्यादा लोगों का होना उस कार्य क्षेत्र में, वो आदर्श बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, इसको ही हमने 10th क्वेश्चन में दे रखा है। 10th क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि आदर्श बेरोजगारी का अर्थ ये होता है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना एक जगह पर। 11th क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। कौन सी ऐसी समस्या? ऐसे शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्यों बनी हुई है, इसके पीछे जो कारण है वो ये है क्योंकि लोग नॉलेज ले रहे हैं, उनके पास डिग्रियां BCom MCom MA BA सब कर रहे हैं, पर उसके बाद भी उनके पास उनकी इच्छा अनुसार जॉब्स नहीं है, तो ऐसी बेरोजगारी क्या हो जाती है, वो शिक्षित बेरोजगारी हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ व्यवस्थित है? हैदराबाद में व्यवस्थित है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? क्यों हमारी अर्थव्यवस्था में यह बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है? क्योंकि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है जब घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होता है, मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था दोनों इकोनॉमी जब एक साथ काम करते हैं तो हम उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं और आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आगे और भी क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगी और मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगी, क्योंकि यह है कि हमारे पास थोड़ा टाइम होता है, आप छोटी छोटी सीरीज़ पर इसे देख पाएँ, इसलिए मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।